हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए ताकि हम स्टार्ट करें हमारा आज का सेशन। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, वो है आपका प्रैक्टिस सेशन। तो आपके ये प्रैक्टिस सेशन जितने भी हो रहे हैं आप सभी के लिए पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम भी जल्द से जल्द होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट करें हमारा प्रैक्टिस सेशन उससे पहले हम आपको बता दें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो लगभग सभी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो लगभग आपके सभी कंप्लीट करवा दिए गए हैं। जो थोड़े बहुत रह गए हैं, फिलहाल तो कोई ऐसा टॉपिक मेजर रह नहीं गया जो नहीं करवाया हो। एनईपी था वो भी आपको करवा दिया गया, और साथ ही साथ आपको जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाला था वो भी आपको करवा दिया गया टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम बात करें प्रैक्टिस सेशन की। कुछ प्रैक्टिस सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है हम टॉपिक पढ़ने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस हमारे रह जाते हैं, तो उनको भी हम साथ ही साथ कवर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन जो है वो है इस प्रकार, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। पहला प्रश्न है, पुस्तक लिखी है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, द ऑथर ऑफ द बुक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग इज। कौन है इनका लेखक, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। बीएफ स्किनर, आईवी पावलोव, या आपके आरएम गैगने, या थॉर्नडाइक साहब। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सही सही आपको यहाँ पर बताना है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक, तो याद रखिएगा कौन है यहाँ पर करेक्ट आंसर है आरएम गैगने। क्या आरएम गैगने, क्या बताओ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, आरएम गैगने साहब जो है ये द लर्निंग ऑफ कंडीशंस के लेखक हैं। इसके बाद हम कुछ और पुस्तकें हैं, कुछ और पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करें कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। अगर हम एनिमल इंटेलिजेंस की बात करें, ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक थॉर्नडाइक है। ठीक है, अगर हम बीएफ स्किनर की बात करें तो बीएफ स्किनर की कौन सी पुस्तक है, इनकी भी एक पुस्तक जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बीएफ स्किनर की है। आईबी पावलोव की बात करें तो इनका है कंडीशंस रिफ्लेक्शन, कंडीशंस रिफ्लेक्शन, ये इनकी पुस्तक है। तो इन चारों की पुस्तकें जो है वो आपको याद होनी चाहिए कि किसकी कौन सी पुस्तक है, इनको आप जरूर से जरूर याद कर सकते हैं। ठीक है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आरएम गैगने हैं। ईएल थॉर्नडाइक की किस पुस्तक, एनिमल इंटेलिजेंस पूछी जाती है। बीएफ स्किनर की पुस्तक है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और आईपी पावलोव की है कंडीशंस रिफ्लेक्शन। यहाँ पर अगर हम पूछें आपसे, और आपको ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस भी कराए हैं, बीएफ स्किनर ने किस सिद्धांत के बारे में बताया था, बीएफ स्किनर ने किस सिद्धांत के बारे में बताया था, इनका कौन सा प्रिंसिपल जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा इन्होंने नियम बताया था बीएफ स्किनर का, बताओ जल्दी से बताएंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बताया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बताया था पावलोव ने। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में किसने बताया था, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बताया था स्किनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन चीजों का आप जो है वो अपने दिमाग में रख लें भाई। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अभी के अभी बताया, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, स्किनर, पावलोव, हॉलफ, थॉर्नडाइक। द ऑथर ऑफ द बुक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज। करेक्ट आंसर यहां पर बताना है कि कौन अथर है यहां पर, जल्दी से बताएंगे। स्किनर की बात करें, स्किनर ने किस पुस्तक के बारे में बात की है, स्किनर ने किस पुस्तक के बारे में बात की है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यही तो अभी हमने बात की कि द स्किनर द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है स्किनर साहब ने, जिन्होंने किसका कौन सा रूल दिया, जिन्होंने किस नियम के बारे में बताया था, तो इन्होंने कौन सा बताया था, स्किनर की बात करें, इन्होंने किसके बारे में, इन्होंने बताया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इन्होंने कौन सी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सी थ्योरी दी थी बच्चा, इनकी थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर ने दी थी। पावलोव ने पुस्तक के बारे में क्लासिकल रिफ्लेक्शन की बात की गई है, सॉरी कंडीशंस रिफ्लेक्शन की इन्होंने बारे में पुस्तक लिखी, और पावलोव ने नियम कौन सा दिया है, तो इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात की है। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग
थ्योरी वाज गिवन बाय पावलोव। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला ऑप्शन होगा। सीखना क्या होता है, ये पहले भी प्रश्न कराया गया है, कई बार आपसे पूछा भी है मैंने। लर्निंग इज, व्हाट इज लर्निंग, सीखना है क्या, व्यवहार में परिवर्तन अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या उपरोक्त सभी है। सीखना है क्या, तो हमने आपको बताया सीखने के बारे में जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज लर्निंग, तो लर्निंग किसे कहते हैं, सीखने में आपके अनुभव के द्वारा, ठीक है, आपके अनुभव के द्वारा सीखने में जो आपके स्थायी परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है आपका सीखना, जिसे हम कहते हैं लर्निंग। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, हाँ जी, ये क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, जी करेक्ट है। कई बार आप किसी चीज का अभ्यास करते रहते हैं तो भी क्या होता है, तो भी आप में स्थायी परिवर्तन आ जाता है, कई बार आपके अभ्यास करने से भी, कई बार आपके अनुभव के द्वारा। तो यहाँ पर व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सीखना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लर्निंग। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी वाला ऑप्शन। सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिए थे। नेक्स्ट है व्यवहारिक क्षमताओं में बहुसापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा या विक्षमता। व्हाट इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एबिलिटीज दैट इज द रिजल्ट ऑफ रेनफोर्स्ड प्रैक्टिस कॉल्ड, उसे हम क्या कहें, व्यवहारिक क्षमताओं में बहुसापेक्ष स्थायी परिवर्तन। पहली बात तो यहाँ पर बात की गई है सापेक्ष स्थायी परिवर्तन की। जो सापेक्ष स्थायी परिवर्तन होता है उसको, जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे कहते क्या हो, अधिगम, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या अभिप्रेरणा। मोटिवेशन कहोगे उसको, नहीं कहोगे। अभिक्षमता एप्टीट्यूड कहोगे, नहीं कहोगे। अभिवृत्ति कहोगे, नहीं कहोगे। करेक्ट आंसर क्या है, इसके लिए एक ऑप्शन जो प्रयोग किया जाता है, जो अभी मैंने बताया था, इसको हम अधिगम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अधिगम कहा जाता है। सीखना इसी को ही तो कहते हैं। लर्निंग किसे कहते हैं, व्यवहार में आपके अनुभव के द्वारा या जो स्थायी परिवर्तन होते हैं उसे ही तो कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर 4 का बच्चा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन होगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, सेम क्वेश्चन है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज है। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मेमोरी, मोटिवेशन, लर्निंग या थिंकिंग। तो उसे चिंतन नहीं कहा जाता है, ना ही प्रेरणा कहा जाता है, ना ही स्मृति कहा जाता है। इसको एक शब्द बोला जाता है लर्निंग, सीखना कहलाता है। ठीक है, सीखना कहलाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, आप सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ना होकर बी वाला ऑप्शन होगा, जो कि आपको पता भी है। ठीक है, वेरी वेरी गुड। सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर भी कर दिया करें। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है, अगर हम बात करें सीखने की, तो सीखने का सबसे अच्छा जो है वो मीनिंग क्या होगा, ये बताओ। सीखने का सबसे अच्छे मीनिंग की अगर हम बात करें तो सीखने का सबसे अच्छा मीनिंग जो है यहां पर कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। सीखने का सबसे अच्छा जो अर्थ है वो क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट, या हम कह सकते हैं अप्रिशिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ स्किल, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या व्यक्तिक समायोजन, जिसे हम कहते हैं कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिवार्जन या व्यक्तिक समायोजन। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, मॉडिफिकेशन एंड बिहेवियर, व्यवहार में जो आपके परिवर्तन होता है उसे ही हम कहते हैं। तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर जो है वो बच्चा आपका सी वाला ऑप्शन है। कौन सा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिए, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है, सीखना एक तरह व्यवहार का क्या है, यहां पर आपको ये बताना है। बचाव है, संशोधन है, विस्तार है या आपका प्रसार है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सीखते हैं जब हम, जो हमारे पहले के व्यवहार होते हैं, जो हमारे पहले के बिहेवियर होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारे चेंजेस आते हैं। तो सीखना है क्या, हम अपने व्यवहार में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना। पता चला जब हम 3 साल के थे तब हम कैसे बिहेव करते थे, फिर हम 6 साल के हुए तो हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, फिर जब हम घर के बाहर निकले तब हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया, फिर समय से रहते रहते क्या होता है, उनमें संशोधन होता रहता है। ठीक है, समय अनुरूप, जरूरत के अनुसार हम उसमें परिवर्तन करते रहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं संशोधन को ही। सीखना क्या है, सीखना
अपना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, हम उसमें क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी वाला ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये कहा किसने है? व्यवहार के कारण व्यवहार में ही आपके परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार की वजह से क्या हो रहा है, व्यवहार की वजह से हम व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, और ये क्या कहला रहा है, इसे ही सीखना कहा जा रहा है। ये स्टेटमेंट किसका है? वुडवर्थ का, गिलफोर्ड का, क्रो एंड क्रो का और स्किनर का। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, यहाँ पर फटाफट से सभी बताएं। व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन, ये कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? बच्चा ये पहले भी करवाया गया और मैंने आपको बताया है कुछ स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न जो है आते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हु सेड लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू बिहेवियर? तो ये गिलफोर्ड साहब ने कहा था। गिलफोर्ड ने कहा बिहेवियर कुछ नहीं है, बिहेवियर आपके व्यवहार में परिवर्तन के फलस्वरूप जो आप सीखते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्या, उसी को हम अधिगम कह देते हैं। यही क्या है, यही आपके स्टेटमेंट जो है वो गिलफोर्ड साहब ने दिया था। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा? अब ये भी सेम लर्निंग के बारे में स्टेटमेंट दिया गया। अब लर्निंग के बारे में ये स्टेटमेंट किसका है, ये बताइए। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। इन्होंने कहा अधिगम कुछ नहीं है, आपके व्यवहार के फलस्वरूप क्या है, आपके सीखने के फलस्वरूप, अब आपके सीखने में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। तो यहां पर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ये स्टेटमेंट दिया किसने है, ये स्टेटमेंट किसका है, यहां पर ये बताना है आपको, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये किसका स्टेटमेंट है, जल्दी से बताएं। Learning is a change in behavior as a result of experience and training. The statement was given by whom? जल्दी से बताएं। मॉर्गन और गिलीलैंड? बिल्कुल भी नहीं। क्रॉनबैक ने? नहीं। ये कराया हुआ है उसके बाद भी आप गलत कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। गेट्स व अन्य ने ये फुल मतलब स्टेटमेंट जो है दिया था किसके, लर्निंग के बिहाफ पर ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। जैसे एक स्थिति में हमने जो ज्ञान लिया हो, जो हमने नॉलेज ग्रहण किया हो, उसी का हम दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर रहे हैं। जो हमने एक सिचुएशन में ज्ञान लिया है, जो नॉलेज लिया है, उसको हम दूसरी सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये कहा क्या जाएगा, सीखने की विधियां कहलाएगा, सीखने में स्थानांतरण कहलाएगा, सीखने में पठार कहलाएगा, या सीखने में रुचि कहलाएगा। पहली बात तो ध्यान देने वाली बात यह है, सीखने की विधियां नहीं है, ये सीखने की विधि है कि हम एक स्थिति में ज्ञान सीख रहे हैं, उसी को हम दूसरी स्थिति में प्रयोग कर रहे हैं। ये सीखने की स्थिति कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, गलत है। नेक्स्ट की हम बात करें सीखने में स्थानांतरण। जी हां, आप एक प्रकार से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे सीखने में स्थानांतरण कहलाते हैं। जैसे जब आपको साइकिल चलाना सीखते हो, उसके बाद जब आप बाइक चलाना सीखते हो या स्कूटी चलाना सीखते हो, तो आपके साइकिल चलाने में जो स्किल्स आपने यूज किए थे, उन्हीं को कहां प्रयोग कर रहे हो, वहां पर प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, तो ये सीखने में स्थानांतरण है। ये क्या है, ये आपका सीखने में स्थानांतरण। जैसे आपने एक प्रकार की समस्या सॉल्व की, आपने एक बार जोड़ने, जैसे बच्चे होते हैं, उन्होंने प्लस वाले सम जो है वो सॉल्व करे, दोबारा उन्हें प्लस का सम दिया गया तो उन्हें बता दिया है आपने कि आप उंगली पे काउंट करके करना है, तो वो इजीली कर लेते हैं। छोटे बच्चों को हम ऐसे ही तो सिखाते हैं कि आपको उंगली पे काउंट करना है या लाइंस करके काउंट करना है। दोबारा जब उनको हम ऐसे क्वेश्चंस देते हैं तो वो वही पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्या है, इसे हम सीखने में स्थानांतरण कहते हैं। सीखने में पठार कहा जाता है। सीखने में पठार जो है, जब हम सीख रहे होते हैं उस दौरान कई बार ऐसा होता है, सीखने का पठार अगर हम कहें हमेशा उन्नति की, हम कहें हमेशा हम सीखते ही रहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल, सीखने का ये वाला पठार कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कभी डाउनफॉल ना है। हर इंसान के जीवन में डाउनफॉल आता है, तो सीखने में कैसे नहीं आएगा, आता ही आता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ग्राफ, सीखने का ग्राफ कोई क्या इस प्रकार का होता है? हाँ जी, कई बार इस प्रकार का देखने का मिलेगा, कई बार इस प्रकार का देखने का कि हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं,
ऐसे चलना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप सीखने के दौरान, कई बार ऐसा समय भी आता है कि उस टाइम हम कुछ भी नहीं सीखते, और जिस टाइम हम कुछ भी नहीं सीखते उसे हम सीखने का पठार कहते हैं, उसे हम सीखने का पठार कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी वाला ऑप्शन है। सीखने में रुचि, जब हम सीखने में रुचि रखते हैं, अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं और हमें इंटरेस्ट है उस चीज में, तो हम उस चीज को जल्दी सीखते हैं और अच्छी तरीके से सीखते हैं। लेकिन अगर हमें कोई चीज ऐसी सीख रहे हैं जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम किसी के प्रेशर में सीख रहे हैं, हम किसी के डर की वजह से सीख रहे हैं, तो उसे सीखने में भी हमें बहुत टाइम लग जाता है और उन चीजों को हम अच्छी तरीके से सीखते भी नहीं है। तो ये चीजें भी आप सभी के काम की हैं, ये ध्यान रखिएगा। सीखे हुए ज्ञान, कौशल एवं विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है? जैसे सीखे हुए ज्ञान, आपने जो ज्ञान लिया है, आपके अंदर जो कुशलता है, जो कौशल है, या विषय का ज्ञान, किसी भी विषय का आपके पास ज्ञान है, वो आप अन्य परिस्थितियों में उपयोग कर रहे हो, तो उसे कहोगे क्या? प्रेरणा कहोगे, भग्नाशा कहोगे, चिंता कहोगे, या सीखने का स्थानांतरण कहोगे? बच्चा इसमें चिंता करने वाली तो कोई बात है नहीं। अगर आपको कोई चीज आती है, उसी नॉलेज को आप दूसरी जगह भी यूज कर रहे हो, ये चिंता का विषय, ये तो आपके लिए अच्छी बात है, ये तो आपके लिए क्या है? अच्छी बात है। स्थानांतरण दिखा ही नहीं स्थानांतरण देखना था ना जब बच्चा, यहाँ पे भी तो दिख रहा। जैसे प्रेरणा की बात की, तो इसमें प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उपयोग करने को कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं, प्रेरणा नहीं कहते हैं, तो यहाँ पर ये हटा दो। भग्नाशा, नाची भाई, चिंता नहीं, इसे हम सीखने का स्थानांतरण कहेंगे। बेटा ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ध्यान देंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये चीज ध्यान देंगे। द यूजेस ऑफ द लर्न नॉलेज, स्किल और सब्जेक्ट इन अदर सिचुएशन इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में जो पलायन होता है वो किस पर बेस्ड होता है, किस पर आधारित होता है, ये प्रश्न पूछा गया, जल्दी से बताएंगे। सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित पुनर्वलन पर, या पुनर्वलन की निष्क्रियता पर, किस पर डिपेंड करता है सीखने का? जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पलायन जो है वो किस पर आधारित होता है, फटाफट से बताएं। यहां पर बात करें, देखो सीखने में पलायन आधारित है, तो पलायन क्या है? सीखना जो है वो दो प्रकार का होता है, एक आपका पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव, और इसमें भी सकारात्मक पुनर्वलन जिसे हम कहते हैं, और एक कहते हैं हम नकारात्मक पुनर्वलन को, ठीक है। सीखने में स्थानांतरण 3-4 प्रकार के होते हैं, वो मैंने बताया। एक इस प्रकार का मिक्स्ड कर्व है, एक आपका उन्नतोदर है, एक नतोदर है, और एक आपका होता है जो हम बनाते हैं इस प्रकार से समानांतर वाला, वो पॉसिबल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब सीखने में पलायन किस पर आधारित होता है? तो ये नकारात्मक पुनर्वलन पर आधारित होता है। सीखने में पलायन जो है वो नकारात्मक पुनर्वलन पर आधारित है। हाँ जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा उसको ध्यान देंगे, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एस्केप लर्निंग इज बेस्ड ऑन, तो एस्केप लर्निंग इज बेस्ड ऑन नेगेटिव रेनफोर्समेंट। एस्केप लर्निंग किस पर? पलायन की बात की जाए, एस्केप लर्निंग इज बेस्ड ऑन नेगेटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमारा नकारात्मक कर्व बनता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। अच्छा सीखते हैं जब हम, तो सीखने का स्थानांतरण किस प्रकार का होता है ये बताओ। करेक्ट आंसर यहाँ पर सभी को बताना है। सीखने का स्थानांतरण जो है वो क्या किस तरीके का हो सकता है? बच्चा जब हम सीख रहे हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो हम पॉजिटिव जाएंगे या हम नेगेटिव जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है, सीखा ना सीखा हमारे लिए दोनों बराबर रहा, तो ये क्या है? जीरो जिसे हम कहते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा सकारात्मक, जैसे सकारात्मक क्या है, हमने क्या करा, हमें साइकिल चलाना आती थी, हमें साइकिल चलाना आती थी, फिर जब हम स्कूटी सीखने गए तो जो हमारे साइकिल चलाने वाला नॉलेज था वो वहां पर काम आया। तो ये क्या था? ये पॉजिटिव है। ये क्या है? ये पॉजिटिव है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा नकारात्मक की बात करें, जैसे हमने कहा कि नकारात्मक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो नकारात्मक का एक एग्जांपल बताओ बढ़िया सा, जहां पर हम नकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं। बताओ सीखने का ज्ञान जो है वो हमारा नकारात्मक चला जा रहा है, फटाफट से। अगर हम हिंदी ग्रामर के रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हमने हिंदी ग्रामर के रूल पढ़े हैं और उसे हम फिर इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे हैं? नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, हमारा कहीं ना कहीं ध्यान जो है वो भटकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नकारात्मक कहेंगे। शून्य की बात करें, जैसे हमें साइकिल चलाना आता है, फिर हम तैराकी सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा साइकिल चलाना और तैराकी करना दोनों का आसपास कोई संबंध ही नहीं है, तो ये क्या है? ये तो दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं, तो ये जीरो इंपैक्ट डालेगा। ये क्या डाला है? जीरो इंपैक्ट डालेगा, ठीक है,
ये जीरो इम्पैक्ट डालता है, ये ध्यान रखिएगा। शायद कुछ नेटवर्क इशू होगा बच्चा, शायद कुछ नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, सभी आपको ध्यान रखने हैं, ये जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। ये तीनों प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार का आपको याद रखना है, करेक्ट है। जब हम कोई पुराना ज्ञान सीखा हो और नए ज्ञान सीखने में हमें क्या कर रही हो कठिनाई हो रही हो, तो हम उसे नेगेटिव कहते हैं। जैसे अगर हमें इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी आती है और फिर हम हिंदी का ज्ञान सीख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे गलत ही इंपैक्ट डालता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, मतलब जो हमारे पहले का सीखा हुआ है और हम नया जो सीख रहे हैं उन पर कोई जो है प्रभाव नहीं डाला, जो हमारा पुराना सीखा हुआ है और जो हम नए सीख रहे हैं उस पर ये पुराना सीखा हुआ कोई फर्क नहीं डाल रहा है, कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। तो इसको हम कहते क्या है बच्चा, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। अधिगम का शून्य स्थानांतरण, निरपेक्ष या नकारात्मक। पहली बात तो यहाँ पर पहले लिख रखा है अधिगम का नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। हमारे पहले का ज्ञान नई वाली स्थिति में कहीं काम ही नहीं आ रहा है, तो इसको हम ये तो नहीं कह सकते। तो अधिगम का नकारात्मक भी नहीं है, ना नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है ना पॉजिटिव, तो ये दोनों नहीं होंगे। निरपेक्ष स्थानांतरण नहीं, इसे हम अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आप सभी का करेक्ट आंसर ए वाला ऑप्शन होगा। ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण है, जिसे हम कहते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, करेक्ट है जी। नेक्स्ट देखिए, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा, स्कूटर एक व्यक्ति चलाता है और स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा अगर कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, धनात्मक अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण, बताओ। The help of a person's previous experiences of driving a scooter while learning to drive a car is an example of which type of learning transfer। मैंने अभी बताया था स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाने सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना, उसके जो पहले के अनुभव है वो हेल्प कर रहे हैं अब नया सीखने में, तो ये किस प्रकार का अधिगम है, जल्दी से बताएंगे किस प्रकार का अधिगम है। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या हॉरिजॉन्टल है, कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है बच्चे। यहाँ पर ध्यान रखें, हाँ ये ऊर्ध्व अंतरण है, ऊर्ध्व अंतरण है ना, ये क्या है, ये ऊर्ध्व अंतरण है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्टिकल लर्निंग इसे कहा जाएगा। यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, यहां पर करेक्ट आंसर आपका सी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, एक बच्चा है जिसको साइकिल चलाना आता है, एक बच्चा जिसे साइकिल चलाना आता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। अब वो मोटर बाइक चलाना सीख रहा है तो ये उदाहरण किसका है, ये एग्जाम्पल किसका है, ये बताना है। क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का कोई भी अधिगम अंतरण नहीं है। जल्दी से बताओ। अ चाइल्ड हु नोज टू राइड अ साइकिल इज लर्निंग टू राइड मोटर बाइक, दिस वुड बी एन, ये क्या है बताओ। यहां पर किसकी बात की जा रही है, जल्दी से बताओगे। क्षैतिज अधिगम अंतरण समान प्रकार की समस्याएं हल करना, ठीक है। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण ऊपर से नीचे की, पहले सरल फिर कठिन। द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण, अच्छा द्विपार्श्विक अधिगम का अंतरण किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ। द्विपार्श्विक अधिगम का अंतरण किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ। बच्चा ये कौन सा है, ये तो हम पहले कम और फिर हम उससे ज्यादा कठिन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऊर्ध्व अधिगम, ऊर्ध्व अधिगम हम पहले कम सीखा फिर अब हम ज्यादा सीख रहे हैं, तो ये तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। मैंने पूछा आप सभी से द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण होता क्या है, जल्दी से बताएंगे द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण होता क्या है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इनमें से किसने। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय होम, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय होम, जल्दी से बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप सभी का करेक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान दे तो बच्चा पॉवलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोलर, कोलर ने कौन सा सिद्धांत दिया, कोलर ने कौन सी थ्योरी दी, तो याद रखिएगा इनसाइट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय कोलर, ठीक है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। इस कोलर ने कौन सी इनसाइट थ्योरी, जिसे अंतःदृष्टि सिद्धांत, या मैं आज तो क्लास नहीं रुक रही मेरी, बच्चा एक बार रिफ्रेश कर लो। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, कोलर ने तो नहीं किया था, इनसाइट थ्योरी दी थी इन्होंने। थॉर्नडाइक की बात की जाए तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, अंतःदृष्टि सिद्धांत,
स्किनर की बात की जाए तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज propounded बाय स्किनर। पावलोव की बात की जाए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, गेस्टोल्टवादी थ्योरी भी कहते हैं कोलर की इस थ्योरी को, इनसाइट थ्योरी को, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को, सूझ के सिद्धांत को क्या कहते हैं, कोहलर की थ्योरी कहते हैं, ठीक है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, कौन सा सिद्धांत ऐसे है जिसे पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, जल्दी से बताओगे। पुनर्वलन का सिद्धांत इनमें से कौन सा कहलाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जिसे हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं, ये किसने प्रोपाउंड किया, ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। ये थ्योरी किसने दी, तो ये थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है, ये थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है, ये याद रखिएगा, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है, इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इसकी पुनर्वलन की बात की गई नहीं की गई, और ये किसने दिया है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसने दिया है, पावलोव साहब ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत नहीं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जिसे हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये किसने दी, ये स्किनर ने दी, ये किसने दी, स्किनर ने दी। और स्किनर की थ्योरी का मेन टर्म जो था वो क्या था, रेनफोर्समेंट, जिसे हम पुनर्वलन कहते हैं, इसे पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसी वजह से इसको पुनर्वलन सिद्धांत भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, SOR इज propounded बाय हूं, कोहलर की बात की जाए तो कोहलर, कार्ट लेविन, इन्होंने तो इनसाइट थ्योरी के बारे में बात की थी, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, ये क्या थे, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्या थे, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने SOR थ्योरी के बारे में कोई बात नहीं की, इन्होंने इनसाइट थ्योरी के बारे में बात की जिसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, तो यहां पर ये तो है नहीं। कोफाक की बात की जाए तो कोफाक, कोहलर, कार्ट लेविन, ये सभी गेस्टाल्टवादी थे। वॉटसन की बात करें, हाँ जी बिल्कुल सही है, SOR थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय किसके, वुडवर्थ के द्वारा, यहाँ पर सॉरी वॉटसन के द्वारा, वॉटसन के द्वारा यहाँ पर SOR थ्योरी। जब हम SR थ्योरी की बात करते हैं तो ये थॉर्नडाइक, जब हम SOR थ्योरी की बात करते हैं तो ये वॉटसन साहब हैं। दोनों थ्योरी याद रखनी है और दोनों के नाम आपको याद रखने हैं कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, किसने कौन सी थ्योरी दी है, ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, अधिगम के सिद्धांत किसने इनमें से नहीं दिए, क्योंकि बहुत लोगों ने अधिगम के सिद्धांत दिए और जो मेन है उनके बारे में आपको बताया भी गया है कि भाई इसने ये वाला अधिगम सिद्धांत दिया, इस मनोवैज्ञानिक ने ये वाला अधिगम सिद्धांत दिया, लेकिन इनमें से बताना है इनमें से कौन सा ऐसा अधिगम सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन नहीं किया गया, इसमें से कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है। Who among the following did not propound learning theory? करेक्ट आंसर यहाँ पर सभी को बताना है, BS ब्लूम साहब, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बच्चा ध्यान देना है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कौन है, स्किनर की बात करें तो स्किनर ने तो दिया है, स्किनर ने तो थ्योरी दी है, कौन सी स्किनर ने थ्योरी दी, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी का मेन टर्म क्या है, इस थ्योरी का मेन टर्म रेनफोर्समेंट है जिसे हम कहते हैं पुनर्वलन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुनर्वलन कहते हैं। कोहलर की बात करें, इनसाइट थ्योरी जिसे हम अंतःदृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये क्या है, ये तो कोहलर ने अधिगम सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक की बात करें, ट्रायल एंड एरर, इसे स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी कहा जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तो इस थ्योरी के बारे में भी बात की गई है, ये तो थॉर्नडाइक ने दी है। लेकिन BS ब्लूम ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी है, उन्होंने BS ब्लूम ने कोई भी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, किसी भी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने ही नहीं किया है, BS ब्लूम साहब ने नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसने नहीं किया है, BS ब्लूम साहब ने नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, जो SOR थ्योरी है ये कब आई, 1954 में आई थी, ये याद रखिएगा, 1954 में आई थी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर BS ब्लूम साहब हैं, इन्होंने कोई भी अधिगम का सिद्धांत जो है वो नहीं दिया था, किसी भी अधिगम सिद्धांत के बारे में BS ब्लूम ने नहीं दिया था, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया। द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय वॉटसन, कोलर, मैस्लो, पावलोव। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जल्दी से बताएंगे। यहां पर वॉटसन की बात करें, SOR थ्योरी, कोलर की इनसाइट थ्योरी, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। लेकिन यहां पर जो पदानुक्रम सिद्धांत है, जिसे नीड थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, जिसे द हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी कहते हैं, ये किसने दी? ये मैस्लो ने दी। इसे और क्या कहा जाता है? आत्मसिद्ध का सिद्धांत भी कहा जाता है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये कहा जाता है द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी को, या आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत को आत्मसिद्धि की थ्योरी भी या सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट होगा, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट की बात करें, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मैस्लो ने जो अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया, जो मोटिवेशनल थ्योरी दी, इसको कहा क्या जाता है, जल्दी से बताएं। मैस्लो ने जो आपका अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया है, इसको क्या कहा जाता है? अंतर्नोद का सिद्धांत। अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया है? दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत। यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अभी के अभी हमने पढ़ा था कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, ठीक है, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। ये किसकी थ्योरी है? ये मैस्लो की थ्योरी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आवश्यकता का सिद्धांत, नीड थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय मैस्लो, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर कौन सा है? ए वाला ऑप्शन। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करनी है। हल, मैकडूगल, फ्रायड, मैस्लो। यहाँ पर 4 मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं और यहाँ पर सिद्धांत की बात की गई है कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। सबसे पहले हम हल की बात करें, मैकडूगल, फ्रायड, मैस्लो। यहाँ पर जो आपको समझ में आए वो बताओ। हल की बात करें तो हल कौन है? सॉल्यूशन नहीं होगा, हल का हल ही रहेगा भाई। मैकडूगल, फ्रायड और मैस्लो। मैस्लो ने किसके बारे में बात की? अभी के अभी हमने बताया। मैस्लो ने किसके बारे में बात की? मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत के बारे में बात की है। मैस्लो ने किसकी? आवश्यकता सिद्धांत के बारे में बात की। फ्रायड की बात करें, फ्रायड ने किसकी बात की है, जरा बताओ। फ्रायड ने किसकी बात की है? तो याद रखिएगा, फ्रायड की जब हम बात करें, फ्रायड ने किसकी बात की है? फ्रायड ने आपके जो बात की है वो है बच्चा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बेटा। फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत की ही बात की है। हल की बात की, हल ने किसकी बात की है? हल ने प्रणोद आकलन सिद्धांत की बात की है। किसके? प्रणोद आकलन सिद्धांत की बात की है। मैकडूगल की बात करें, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति की बात की है, मतलब जिसे हम कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी। बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय होम? बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी वाज गिवन बाय मैकडूगल। फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में बात की है। फ्रायड ने किस सिद्धांत के बारे में बात की है? तो आप कहेंगे फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में बात की है, और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के बारे में, मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत, हल ने प्रणोद अवकलन सिद्धांत के बारे में बात की। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? चौथा हो गया, यहां पर तीसरा हो गया, सॉरी चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। 4 2 3 1 कहां पर दिख रहा है? 4 2 3 1। यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अगर हम अल्बर्ट बंडूरा की बात करें तो अल्बर्ट बंडूरा ने किस सिद्धांत के बारे में बात की है? अल्बर्ट बंडूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज? सोशल लर्निंग थियरी, बिहेवियरल थियरी, कॉग्निटिव थियरी ऑफ डेवलपमेंट या साइको सोशल थियरी ऑफ डेवलपमेंट? अल्बर्ट बंडूरा की बात की गई है कि अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया है वो कौन सा है? किस अधिगम सिद्धांत के बारे में अल्बर्ट बंडूरा ने बात की है? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ पर अगर हम अल्बर्ट बंडूरा की बात करें तो अल्बर्ट बंडूरा के बारे में आप सभी ने इतना याद रखना है कि इन्होंने बताया है कि बच्चा जो हम जो है वो समाज में रहकर ही सीखते हैं। अगर हमें समाज से
अलग कर दिया जाए तो हम कुछ नहीं सीखते। यानी इन्होंने मेन जो पॉइंट है सीखने का सबसे ज्यादा बल किस पर दिया है, वो दिया है इन्होंने कि हम समाज को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, समाज को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है इन्होंने, किसने, अल्बर्ट बंडूरा ने। तो इनके सिद्धांत को भी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोशल लर्निंग थियरी। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सोशल लर्निंग थियरी कहा जाता है। और सोशल लर्निंग थियरी के बारे में किसने बात की है, तो ये अल्बर्ट बंडूरा ने बताया। इन्होंने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, हम कहां पर रहकर सीखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहकर ही सीखता है, समाज में रहता है और समाज में रहकर ही सीखता है। इसके बारे में अल्बर्ट बंडूरा ने बताया है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्त द्वारा दिया गया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय होम। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कॉन्सेप्ट किसने दिया, अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑब्जर्वेशनल आपका लर्निंग कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय होम। टॉलमैन, बेंडूरा, थॉर्नडाइक, कोलर। पहली बात तो अधिगम संप्रत्त की जब हम बात करें तो थॉर्नडाइक ने तो ऐसी कोई थ्योरी दी नहीं, थॉर्नडाइक ने अधिगम की ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी, जिसके और 3 नाम भी हैं। कोलर की बात करें, इन्होंने भी अधिगम थ्योरी दी, इनसाइट थ्योरी कहते हैं, जिसके और भी नाम है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई नाम नहीं। टॉलमैन की बात करें, ना ये बंडूरा साहब ने दी, यानी बंडूरा ने कौन सी दी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कॉन्सेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय अल्बर्ट बंडूरा। इनका सिद्धांत को और भी नाम दिया गया, इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, इनके सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, व्यक्ति के व्यवहार को जानने तथा उसका प्रत्यक्षण करने पर इनके इस सिद्धांत पे ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार को जानना, उसका प्रत्यक्षेपण करना, इस पर ज्यादा जोर दिया है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, अब ये थ्योरी तो कितनी बार आपको पढ़ाई गई होगी, आज ही क्लास में कितनी बार बताया कि किसने कौन सी थ्योरी दी। तो अब ये प्रश्न तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। हु गेव द थ्योरी ऑफ प्राइमिटिव कंडीशनिंग। प्राइमिटिव कंडीशनिंग जिसे हम कहते हैं, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, वाज प्रोपाउंडेड बाय हुम, जल्दी से बताओ। स्किनर ने दिया है, पॉवलॉव ने दिया है, बिने ने दिया है, स्पिनोविच ने दिया है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बच्चा यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखिएगा, बिने और स्पिनोविच तो आना नहीं, बिने और स्पिनोविच की अगर हम बात करें, ये दोनों ही नहीं होने हैं, तो दोनों ही आपको कैंसिल कर देने हैं, दोनों ही गलत हैं, दोनों का यहाँ पर बात नहीं की गई। अब स्किनर और पॉवलॉव की बात करें तो पॉवलॉव ने तो किसके बारे में बात की, पॉवलॉव ने किसके बारे में बात करी, और स्किनर ने तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात करी, जिसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी नहीं होना। पॉवलॉव की बात करें, हाँ जी बिल्कुल सही है। हु गेव द थ्योरी ऑफ प्राइमिटिव कंडीशनिंग, प्राइमिटिव कंडीशनिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय आई.बी. पॉवलॉव, या हम कहेंगे प्राइमिटिव कंडीशनिंग थ्योरी को और क्या कह सकते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की हम बात करें, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसका पैटर्न क्वेश्चन का चेंज है, लैंग्वेज चेंज है, बाकी सेम वही प्रश्न है। स्किनर, वॉटसन, पॉवलॉव, थॉर्नडाइक। अभी बताए वॉटसन की बात बताई जाए तो एसओआर थ्योरी किसने दी, एसओआर थ्योरी इन्होंने दी। स्किनर की बात करें, क्लासिकल कंडीशन, ना आई.बी. पॉवलॉव ने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, आई.बी. पॉवलॉव ने दी है। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर दी है। थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी है, तो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। जबकि अगर हम बात करें स्किनर की, तो स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है, बच्चा स्किनर ने आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी। तो ये तो रहते आपके थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से संबंधित है, कोलर से, पॉवलॉव से, या स्किनर से। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू थॉर्नडाइक, स्किनर, पॉवलॉव या कोलर। कोलर की बात करें, कोलर ने कौन सा अंतःदृष्टि सिद्धांत, जिसे हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है, तो यहाँ पर इसकी तो बात ही नहीं की गई। थॉर्नडाइक की बात की जाए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जिसे कहा जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जिसे कहा जाता है, एसआर थ्योरी कहा जाता है, ट्रायल एंड
आप कह सकते हैं एरर, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया है आपका थॉर्नडाइक ने, तो यहां पर इसकी भी बात की ही नहीं गई है। शास्त्रीय अनुबंध जो मैं बार बार बोल चुके हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, प्राइमिटिव कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? ये पावलोव ने दी है। किसने दी है? ये पावलोव साहब ने दी है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसके प्रयोग पर किया? सभी ने प्रयोग किया, और किस पर किए ये बताना है आपको। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बताओ। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो किसने दिए? यहां पर करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट है। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रयोग करके किया। सबने अपने थ्योरी दी है, वो किसी ना किसी पर प्रयोग करके दी है, सही नहीं आ गई, एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो पावलोव प्रोपाउंडेड द कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन, किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था पावलोव ने? अगर हम बात करें कुत्ते पर, खरगोश पर, चूहे पर, बिल्ली पर, तो बच्चा याद रखिएगा जो पावलोव साहब ने अपना प्रयोग करा था वो किस पर करा था? पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कुत्ते के गले में घंटी बांधी जाती है, और कुत्ते के गले में घंटी नहीं, सॉरी, कुत्ते को जब भूख लगती है तो क्या होता है? घंटी बजाई जाती है, बेल बजाई जाती है, और कुत्ते के लार जो है वो एकत्र करी गई। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ? कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि घंटी नहीं बजाने पर भी क्या हुआ? घंटी नहीं बजाने पर भी, सॉरी, इसमें क्या किया गया था? कुत्ते के सामने एक वो दिया गया, अलार्म लगाया गया कि 6 बजे घंटी बजाई गई, और कुत्ते के सामने भोजन रख दिया गया, ठीक है। तो उसके डॉग के मुंह से क्या होगा? सलाइवा का सेक्रेशन होगा, लार का क्या हुआ? श्रवण हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ? कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि सिर्फ घंटी बजाई गई, कुत्ते के सामने खाना नहीं रखा गया, फिर भी कुत्ते के मुंह से लार गिरी। क्यों? क्योंकि अब उसको क्या हुआ कि भाई जितनी बार घंटी बजाई जाती थी, जितनी बार घंटी बजाई जाती थी उतने टाइम उसको क्या मिलता था? खाना मिलता था। तो अब जब घंटी बजाई गई, खाना नहीं रखने पे भी कुत्ते के मुंह से क्या होता है? लार गिरती है। तो इसको ये था पावलोव का सिद्धांत, उन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। चूहे और कबूतर पर अपना प्रयोग किसने किया? तो चूहे और कबूतर पर अपना प्रयोग जो है वो किसने किया था? स्किनर ने किया था। चूहे और कुत्ते पर अपना प्रयोग स्किनर साहब ने किया था। इन्होंने क्या कहा? रेनफोर्समेंट के बारे में बात की थी, इन्होंने रेनफोर्समेंट के बारे में बात की थी, ये ध्यान रखिएगा। बिल्ली पे अपना प्रयोग किसने किया था? तो बिल्ली पर अपना प्रयोग थॉर्नडाइक साहब ने किया था। इन्होंने क्या किया था? एक बॉक्स में बंद कर दिया था बिल्ली को, बिल्ली को बंद कर दिया, बिल्ली ने बहुत प्रयास कर लिए, फिर सडन क्या हुआ? सडन क्या करा गया? सडन ये हुआ कि उस बिल्ली का पंजा जो है वो पड़ जाता है किस पर? पूल पर, लीवर पर पड़ जाता है, और गेट उसका खुल जाता है। तो यहाँ पर बिल्ली को अब समझ में आ चुका था कि मुझे क्या दबाना है। बहुत उछल कूद पंजा मारने के बाद एट लास्ट उसे समझ में आता है कि हमें लीवर पर कूदना है, लीवर पर दबाव पड़ेगा तब ये गेट खुलता है, ठीक है। तो ये इसे ट्रायल एंड एरर की, बहुत बार कूदा, इधर उधर उछला उछला, फिर बाद में एट लास्ट उसे ये चीज पता चल गई, ठीक है। अभ्यास का नियम भी जिसे हम कहते हैं। और ये चूहे और रेनफोर्समेंट की बात की गई कि एक यहाँ पर स्किनर बॉक्स रखा गया, और क्या किया गया? उसके ऊपर छत पे दाने डाल दिए गए, और ऐसा किया गया कि उसको जब भूख लगती तब वो क्या करेगा? उसके ऊपर मारेगा और वो गिर जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भूख क्या करती? पुनर्वलन का कार्य करती थी। भूख क्या कर रही है? रेनफोर्समेंट का कार्य कर रही थी। खाना जो है वो पुनर्वलन का कार्य कर रहा था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी एम्फेसाइजेस ऑन द एडॉप्टेशन ऑफ, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस पर बल देता है? व्यवहार पर, चिंतन पर, तर्क पर, अभिप्रेरण पर। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी was propounded by whom? कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी was propounded by whom? यहां पर करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे बच्चा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ये बिहेवियर पर बल देता है। ये किस पर? आपके बिहेवियर पर बल देता है। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? अभी के अभी मैंने बताया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया है, पावलोव ने किस पर किया है? कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था, और चिंपैंजी सुल्तान नामक बंदर पर, सुल्तान नामक बंदर पर कोहलर ने प्रयोग किया था। किसने किया था? कोहलर ने किया था। सूज का सिद्धांत इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पहले एक छड़ी डाली, ठीक है, एक छड़ी डाली, और नहीं, पहले इन्होंने क्या करा? इन्होंने केले लटकाए थे,
ठीक है, कोलन ने क्या किया, चिंपैंजी को बंद करा, सुल्तान नामक बंदर को, और केले लटका दिए और एक बॉक्स रख दिया। बंदर ने क्या करा, बंदर ने अपने सूझ द्वारा उस बॉक्स को रखा और बॉक्स से ऊपर कूदा और केले पा लिए। फिर उन्होंने दो बॉक्स रखे, तो वो दो बॉक्स पे ऊपर रखे और केला थोड़ा ऊपर कर दिया, तो उसने दोनों बॉक्स इकट्ठे करके रखे और ऊपर कर। फिर उन्होंने केले उसके गेट के जो जाली वाला गेट होता है उसके बाहर रख दिया और एक छड़ी रख दी। तो बंदर ने क्या करा, उस छड़ी को पकड़ा और केले को अपने अंदर अपनी तरफ घसीट लिया। फिर उन्होंने क्या करा कि दो छड़ी अलग अलग करके डाली और केले को बाहर रख दिया, बंदर ने उसको भी जोड़ लिया। तो इसे कहा गया सूझ द्वारा, ठीक है, अंतःदृष्टि सिद्धांत कहा गया था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, सीखने का पवलाव आपने कुत्ते पर दिया था, वही मैंने बताया ना कि लार जो है वो नहीं गिरी, लार जो है वो तब भी गिरी खाना ना रखे होने पर भी। सूझ या अंतःदृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये अभी के अभी हमने बताया था, थॉर्नडाइक गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञानी, हेगार्टी का। तो ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है, ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की हम बात करें सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत, सेम क्वेश्चन है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज है। तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जिनमें कि कोलर जो है मेन थे, इन्होंने इनसाइट थ्योरी जिसे हम कहते हैं, या सूझ द्वारा सूझ का सिद्धांत या अंतःदृष्टि का सिद्धांत के बारे में बात की थी। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ए वाला ऑप्शन। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आप सभी लोग एसजीआई कंपटीशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ रेलवे का बैच जो है वो आया हुआ है, मात्र आपको 111 रुपए में मिल रहा है। आप SGICC कंपटीशन कोड जो है ये आपके कॉलेज का, इसको ऐड कर सकते हैं ताकि आपको कंसेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, आपने ऐप अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो SGI कंपटीशन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट बच्चा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।